Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about phospholipid synthesis. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम इसमें इतना इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जितना हमें इसके फास्फोलिपिड सिंथेसिस में इसका जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब इंट्रोडक्शन में ये है कि पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। इसकी जनरल स्ट्रक्चर ये है, ये इसका हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हाइड्रोफोबिक टेल। अब बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो हम पढ़ते हैं लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन में होती है, उसमें दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर बनी होती है। एक फॉस्फोलिपिड ये पड़ा है, एक इसके नीचे उल्टा पड़ा होगा, उसकी टेल्स अपवर्ड होंगी और हेड डाउनवर्ड होगा। अब हाइड्रोफिलिक जो हेड है ये आउटवर्ड फेस कर रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली सरफेस को फेस कर रहा होगा, या सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली सरफेस है सेल की साइटोप्लाज्म में ओपन हो रही है तो उसको फेस कर रहा होगा। अब ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स में एक टेल जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे। बेसिकली इसकी टू मेजर टाइप्स हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल है वो है ग्लिसरोल, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में स्फिंगोसिन। अब इसके जनरल स्ट्रक्चर ये है कि ये ग्लिसरोल के साथ दो फैटी एसिड्स अटैच हैं जिसे हम कहते हैं डाई असाइल ग्लिसरोल। उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड है। फॉस्फेट ये इधर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, जिसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके साथ ये अल्कोहल अटैच्ड होगा जो ये मेजर हेड ग्रुप होगा। अब इसी तरह स्फिंगोलिपिड्स में आ जाएं। स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड अटैच्ड होगा और उसके साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा होगा, एक फॉस्फेट अटैच होगा, फॉस्फेट के साथ यहाँ पे अल्कोहल अटैच होगा, जो आगे हम कंपाउंड जो बनाना होगा उसका जो अल्कोहल होगा वो यहाँ पे अटैच होगा। ये हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड सिंथेसिस पे। इसमें यह होगा कि एक्टिवेशन ऑफ डाई असाइल ग्लिसरोल और अल्कोहल, या तो हम डाई असाइल ग्लिसरोल को एक्टिव करवाएंगे या अल्कोहल को एक्टिव किस तरह करवाएंगे, उसके साथ साइटिडीन डाईफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड है वो उसके साथ अटैच करेंगे, उसके थ्रू ये एक्टिव हो जाएगा। अब हम दोनों मेथड्स को देख लेते हैं। पहला ये है कि मेथड नंबर 1, फ्रॉम एक्टिवेटेड डाईएसाइल ग्लिसरोल एक्टिव हुआ है। इसमें क्या होगा कि फॉस्फोटाइडिक एसिड जो है, फॉस्फोटाइडिक एसिड को डोनेट करेंगे अल्कोहल की तरफ। ये देख लेते हैं, ये है डाईएसाइल ग्लिसरोल और ये है साइटिडीन डाईफॉस्फेट। ये ऐसे कर लेते हैं, ये साइटिडीन और ये डाईफॉस्फेट, साइटिडीन डाईफॉस्फेट। ये साइटिडीन डाईफॉस्फेट डाईएसाइल ग्लिसरोल, ये एक्टिवेटेड डाईएसाइल ग्लिसरोल है। अब होगा क्या, इसमें होगा कि ये अल्कोहल जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये इस पे अटैक करेगा, ये फॉस्फेट पे जाके अटैक करेगा। अब उसके नतीजे में ये होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इसको किक ऑफ कर देगा। अब इसको जब इसने किक ऑफ किया तो इधर नीचे कंपाउंड ये आ गया, तो जो चीज यहां से बची वो ये बची साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, जहां से रिमूव हो गया। ये डाईएसाइल ग्लिसरोल ये यहां तक और एक फॉस्फेट, ये डाईएसाइल ग्लिसरोल और ये एक फॉस्फेट ये यहां आ गया। उसके बाद जो एक फॉस्फेट था और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट ये यहां से लीव कर गया। अब बाकी ये जो इस अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक किया था वो भी इसके साथ अटैच हो गया और ये हमारे पास बन गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। एक मेथड तो ये हो गया। और दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास एक्टिवेटेड अल्कोहल है। एक्टिवेटेड अल्कोहल किस फॉर्म में है, साइटिडीन डाईफॉस्फेट अल्कोहल, ये है एक्टिवेटेड अल्कोहल। ये साइटिडीन डाईफॉस्फेट इसके साथ अल्कोहल लगा हुआ, ये एक्टिव फॉर्म में है।
अब हमने क्या किया, हमने इसका जो अल्कोहल है डाइएसाइल ग्लिसरॉल का, इसको हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करवाया इसके ऊपर फॉस्फेट पे। अब इसके बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसने इस कंपाउंड को किक ऑफ कर दिया। अब यहां से ये निकल गया, ये क्या साइटिडीन और एक फॉस्फेट इसके साथ, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट यहां से लीव कर गया। अब बाकी ये सारा स्ट्रक्चर जो इसके साथ जाके अटैच हो गया, अटैच हुआ तो क्या बना, ये आ गया डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये सारा इसके साथ ये फॉस्फेट आ गया, फॉस्फेट फॉस्फेट के साथ अल्कोहल। ये सारा हमने जनरल मेथड पढ़ लिया कि फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस कैसे होगी। अब हम वन बाय वन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को सिंथेसाइज करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है फॉस्फेटाइडिक एसिड। इसे हम डाइएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट भी कह सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में CH2 CH2 ये O। अब इसके साथ जो है फैटी एसिड अटैच्ड है R1, और ये फैटी एसिड नंबर 2, और यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो है फॉस्फेट। ये फॉस्फेटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है ये बाकी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का प्रीकर्सर है। इसमें ये होगा कि जितने भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होंगे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा। अब इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके साथ आगे फर्दर स्ट्रक्चर अटैच होंगे। अगर इथानोलामीन अटैच हो गया तो ये फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन बन जाएगा, और अगर इसके साथ कोलिन अटैच हो जाएगा तो फॉस्फेटाइडल कोलिन, इनोसिटोल अटैच हो जाएगा तो फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल बन जाएगा। ये प्रीकर्सर है सारा होगा फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। हाँ, और हाँ, इसकी सिंथेसिस मैंने ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस में डिटेल से बताई है। उसका लिंक यहाँ पे ऊपर शो हो रहा होगा आपको, तो उस वीडियो में जाके इसकी सिंथेसिस डिटेल देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे इसके आ जाते हैं फॉस्फेटाइडल कोलिन। कोलिन जिसे हम कहते हैं लेसिथिन कहते हैं, और फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन, इनकी सिंथेसिस देख लेते हैं। ये फॉस्फेटाइडल कोलिन को हम कह देते हैं लेसिथिन, और फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन को सेफलिन, इनके अदर नेम है। इन दोनों की सिंथेसिस का बेसिक जो रूट जो वो है उसमें ये है कि जो फॉस्फेटाइडल इसमें जो कोलिन और जो इथानोलामीन ये दोनों डाइट के थ्रू आएंगे, और सबसे पहले ये आगे कोलिन या इथानोलामीन, इनका फर्स्ट स्टेप जो इनकी सिंथेसिस में है वो ये होगा, इनकी फॉस्फोराइलेशन होगी। ये फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसमें ATP आया है, उसने फॉस्फेट दिया है, और ये ADP में कन्वर्ट होके चला गया है। हमारे पास जो कंपाउंड बन गया वो बन गया फॉस्फोकोलिन या फॉस्फो इथानोलामीन, कोलिन या फॉस्फो इथानोलामीन। एंजाइम जो यहाँ पे यूज हुआ है वो हुआ है काइनेज।
फॉस्फोराइलेशन के लिए जितने भी एंजाइम यूज होंगे वो सारे काइनेज होंगे। अब ये फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथेनोलामीन बन गया। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, इसको इसकी एक्टिव फॉर्म में हमने लेके जाना है। जैसा कि हमने बेसिक्स में देखा है, बेसिक पीछे पढ़ा है कि जब तक एक्टिव फॉर्म में नहीं जाएगी कोई चीज़ तो उस वक्त तक वो रिएक्ट नहीं करेगी। अब फॉस्फोकोलिन को हमने एक्टिव फॉर्म में, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, CDP कोलिन या CDP इथेनोलामीन। इसको एक्टिव फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या चीज़ आएगी, वो आएगी CTP, ये CTPI साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट, और ये यहाँ से 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए और एक फॉस्फेट इसका CTP का यहाँ आ गया और एक फॉस्फेट ये फॉस्फोकोलिन वाला। अब ये CDP साइटिडीन डाईफॉस्फेट कोलिन बन गया। एक फॉस्फेट पहले कोलिन के साथ था और एक ये CTP से आ गया। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ उसको इसी नाम से याद रखना है, फॉस्फोकोलिन, ये फॉस्फोकोलिन, सिटिडाइल, ये साइटिडीन को हमने ट्रांसफर किया और ये ट्रांसफरेज। पहले सबस्ट्रेट का नाम आ गया फॉस्फोकोलिन, उसके बाद साइटिडीन को हम ऐड कर रहे हैं साइटिडाइल ट्रांसफरेज। ये CDP कोलिन या CDP इथेनोलामीन बन गया। इस स्टेप को हम नाम दे देते हैं एक्टिवेशन का। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि फॉस्फोटाइडिक एसिड जो है वो सारों का प्रीकर्सर है। वो प्रीकर्सर किस तरह है, अब यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे आया ये फॉस्फोटाइडिक एसिड, फॉस्फोटाइडिक एसिड ने एक अपना फॉस्फेट रिमूव करवाया, लूज किया, और ये बन गया डाई असाइल ग्लिसरॉल। क्योंकि इसके फॉस्फोटाइडिक एसिड और डाइसाइल ग्लिसरॉल में सिर्फ एक फॉस्फेट का फर्क था, फॉस्फेट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, डाइसाइल ग्लिसरॉल बन गया। अभी जो CDP कोलिन या इथेनोलामीन जो है, अब ये इसने क्या करना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से कोलिन फॉस्फेट या इथेनोलामीन फॉस्फेट यहाँ ट्रांसफर होगा, डैग के पास आ जाएगा। कोलिन फॉस्फेट या इथेनोलामीन फॉस्फेट, ये और डैग मिल के डाइएसाइल ग्लिसरॉल मिल के बना देंगे फॉस्फाटाइडल कोलिन या फॉस्फाटाइडल इथेनोलामीन। अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स हैं, साइटिडीन डाईफॉस्फेट, एक फॉस्फेट हमने यहाँ से रिमूव करवा दिया इस फॉर्म में कि साइटिडीन डाईफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट बना के यहाँ से रिमूव करवा दिया, मतलब न्यूक्लियोटाइड यहाँ से रिमूव हो गया। बाकी पीछे बचा फॉस्फाटाइडल कोलिन, सॉरी पीछे ना, कोलिन फॉस्फेट या इथेनोलामीन फॉस्फेट। कोलिन फॉस्फेट या इथेनोलामीन फॉस्फेट यहाँ पे आया, इसने डाइएसाइल ग्लिसरॉल के साथ अटैच हुआ, ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों मिलके इन्होंने बनाया फॉस्फाटाइडल कोलिन या इथेनोलामीन। अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स थे, एक फॉस्फेट साइटिडीन मोनोफॉस्फेट के साथ चला गया और इसके साथ कोई फॉस्फेट नहीं था। डाइएसाइल ग्लिसरॉल जब मिला कोलिन फॉस्फेट या इथेनोलामीन फॉस्फेट के साथ, फॉस्फाटाइडल कोलिन और इसके साथ एक फॉस्फेट इथेनोलामीन या उसके साथ एक फॉस्फेट, ये हो गया हमारा फॉस्फाटाइडल कोलिन और फॉस्फाटाइडल इथेनोलामीन का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। कि अगर डाइट के थ्रू प्रॉपर ये कोलिन और इथेनोलामीन आ रहे हैं तो इस तरह सिंथेसाइज होगा। और हाँ, यहाँ एक एंजाइम रह गया, एंजाइम यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो मैं लिख देता हूँ, फॉस्फोकोलिन। फॉस्फोकोलिन को हमने ट्रांसफर कर रहे हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, डाइएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज।
अब ये सवाल आता है कि अगर डाइट के थ्रू ये कोलिन नहीं आ रहा प्रॉपर, तो हमें उसको किस तरह वो फास्फोटाइडल कोलिन बनाना पड़ेगा। डाइट के थ्रू नहीं आ रहा या उसकी वो कमी हो गई है बॉडी में, तो ऐसी सूरत में हमें एक रिएक्शन के थ्रू फास्फोटाइडल सीरीन जो होगा उससे फास्फोटाइडल कोलिन बनाएंगे। वो देख लेते हैं, इधर बुक में ही देख लेते हैं। ये है हमारे पास फास्फोटाइडल सीरीन, ये सारा फास्फोटाइडिक एसिड, इसके साथ ये सीरीन अटैच है, और ये है इथानोलामीन। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके थ्रू इसकी जो फास्फोटाइडल सीरीन है इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी और बेस एक्सचेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये जो इसके साथ सीरीन अटैच्ड है, वो उसकी जगह ये आ जाएगा इथानोलामीन, और जो यहाँ पे सीरीन अलहदा हो जाएगा। जो एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है फॉस्फेटाइडल सीरीन डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरा एंजाइम जो यूज हो रहा है वो हो रहा है बेस एक्सचेंज करने के लिए फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन सीरीन ट्रांसफरेज। फॉस्फेटाइडल तो आ गया, उसके इथानोलामीन ये, और सीरीन ये, इन दोनों को ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं ट्रांसफरेज। डीकार्बोक्सिलेज इसलिए कह रहे हैं कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाया। अब ये बेस एक्सचेंज रिएक्शन है, हमारे पास सीरीन अलहदा हो गया, फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन अलहदा हो गया। अब फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन जो है, हमें तो चाहिए फॉस्फेटाइडल कोलिन, वो अभी हमें मिला नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन की 3 टाइम्स मिथाइलेशन करवाएंगे। मिथाइलेशन मतलब इसमें ये मिथाइल ग्रुप ऐड करवाएंगे। मिथाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, उसके लिए एस एडिनोसाइल मेथियोनिन आएगा। 3 टाइम ये प्रोसेस होगा, जो हर दफ़ा में एक मिथाइल ग्रुप ये आके देता रहेगा। 3 टाइम मिथाइलेशन होगी, और ये एंजाइम जो यूज होगा एन मिथाइल ट्रांसफरेजेज। 3 टाइम जब मिथाइलेशन हो गई, तो ये जो हमारे पास फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन था उसकी ये स्ट्रक्चर इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो गए। अब हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर था वो आ गया, फॉस्फेटाइडल कोलिन हमारे पास मिल गया। ये प्रोसेस उस केस में होगा कि जब बॉडी में कोलिन की लेवल्स कम होंगे, तो लिवर ये प्रोसेस करेगा ताकि कोलिन के लेवल्स पूरे हो जाए और फॉस्फेटाइडल कोलिन बन जाए। अब हमारा थर्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है वो है फॉस्फेटाइडल सीरीन। अब ये कैसे सिंथेसाइज होगा, इसमें ये है कि हमने पहले देख लिया इसी सिंथेसिस में कि ये प्रोसेस फिनोमिना हमने किया यहाँ तक। ये बेसिकली प्रोसेस जो है ये इस फॉस्फेटाइडल सीरीन की सिंथेसिस के लिए है, लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ी तो हमने फॉस्फेटाइडल कोलिन की सिंथेसिस के लिए भी वही प्रोसेस आगे प्रोसीड कर लिया। इसमें क्या होगा, फॉस्फेटाइडल सीरीन और इथानोलामीन का बेस एक्सचेंज रिएक्शन हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। फॉस्फेटाइडल सीरीन से बन गया फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन और फॉस्फेटाइडल सीरीन। अब यही रिवर्सिबल प्रोसेस है। हमने फॉस्फेटाइडल कोलिन की सिंथेसिस में इसे इस तरफ मूव करवाया, अब हम फॉस्फेटाइडल सीरीन की सिंथेसिस जब करेंगे तो इसका रिवर्स मूव करवाएंगे। उसमें क्या होगा कि सीरीन हमारे पास है और फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन है। सीरीन को हमने फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन के पास ले गए, फॉस्फेटाइडल इथानोलामीन अलहदा हो गया और फॉस्फेटाइडल सीरीन बन गई। ये बेसिकली प्रोसेस जो है फॉस्फेटाइडल सीरीन की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ कंपाउंड की तरफ। फोर्थ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड वो है फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल। अब ये कैसे सिंथेसाइज होता है, इसके लिए हम ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है इसके साथ आया है साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, CTP आया, और यहाँ से इसने 2 फॉस्फेट अपने रिमूव करा दिए। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, CDP
और डाई असाइल ग्लिसरॉल। एक फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ फॉस्फेट था और 3 इसके साथ थे। 2 यहाँ से रिमूव हो, टोटल पीछे 4 थे और 2 यहाँ से रिमूव हो गए, तो ये 2 फॉस्फेट बच गए, साइटिडीन डाईफॉस्फेट और डाई असाइल ग्लिसरॉल। ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम ऐड करवाएंगे इनोसिटोल को। ये फ्री फॉर्म में होता है बॉडी में। अब इसमें जब इनोसिटोल ऐड हुआ तो यहाँ हमने बना लिया फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल। लेकिन हमारे यहाँ बना लिया, लेकिन हमारे पास अभी फॉस्फेट जो है वो बैलेंस नहीं हो रहे। यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स हैं, यहाँ पे 1 फॉस्फेट है हमारे पास। अब यहाँ पे साइटिडीन भी, अब साइटिडीन मोनोफॉस्फेट को हमने यहाँ से लीव भी करवाया, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, साइटिडीन भी था, डाईफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट लीव कर गया और फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल यहाँ पे बन गया। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस की तरफ, वो है फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। इसको भी सेम इसी तरह सिंथेसाइज करेंगे हम। फॉस्फेटाइडिक एसिड आया, इसके साथ CTP साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट ने रिएक्ट किया और 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव करा दिए और आगे बन गया CDP डाई असाइल ग्लिसरॉल। अब इसके साथ हमने एक ऐड किया ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। यहाँ से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट लीव कर गया और फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल बन गया हमारे पास। हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस की तरफ, वो है कार्डियोलिपिन। अब ये कैसे सिंथेसाइज होगा, ये जो हमने पहले बनाया फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे हम। वो मॉलिक्यूल जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है डाई असाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल कहाँ से आया है, इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहा है साइटिडीन डाईफॉस्फेट डाई असाइल ग्लिसरॉल। इसने इसे प्रोड्यूस करके यहाँ भेजा है, साइटिडीन डाईअसाइल डाईफॉस्फेट डाईअसाइल ग्लिसरॉल ने डाईअसाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को इसके अंदर भेजा है। अब ये दोनों मिलके बना देंगे कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन की स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी कार्डियोलिपिन की स्ट्रक्चर। इसमें ये है कि 2 फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है, एक ये फॉस्फेटाइडिक एसिड और एक ये फॉस्फेटाइडिक एसिड, ये एक ग्लिसरॉल की मदद से ज्वाइन हुए हैं। मतलब कि इसमें 2 फॉस्फेटाइडिक एसिड है और एक ग्लिसरॉल है। ये है कार्डियोलिपिन की स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस कंप्लीट। अब आ जाते हैं स्फिंगोलिपिड्स की सिंथेसिस की तरफ। उसमें एक ही है स्फिंगोमाइलिन। ये आ गए स्फिंगो फॉस्फोलिपिड्स। इसमें जो एक ही कंपाउंड हमने डिस्कस करना है वो है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन इसकी सिंथेसिस। इसमें सबस्ट्रेट हमारे पास है पामीटाइल को ए,
और सीरीन, इनकी स्ट्रक्चर्स मैं नहीं बना रहा। पामीटाइल को ए और सीरीन, इनकी कंडेंसेशन हुई है और क्या हुआ है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर गई। और इसके साथ इस स्टेप के लिए जो एक कोएंजाइम यूज हो रहा है वो है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, PLP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। और यहाँ पे इसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है, NADPH प्लस H आया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देके NADP में कन्वर्ट होके चला गया। अब यहाँ पे ये डी कार्बोक्सिलेशन जो हुई है वो हुई है ये सीरीन से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है। और आगे जो कंपाउंड बना है वो है सफिंगानीन। सफिंगानीन या इसको हम कह सकते हैं डाईहाइड्रोसफिंगोसीन। इस स्टेप में क्या हुआ कि पामीटाइल को ए और सीरीन इन दोनों की कंडेंसेशन हुई है और डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया है। जो कोएंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है वो है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। और यहाँ पे पामीटाइल को ए था, को ए हमने इस मॉलिक्यूल में नहीं है तो को ए भी हमने यहाँ से रिमूव करवा दिया। अब आ जाते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप। अब ये सफिंगानीन है, इसने कहा कि मेरी असाइलेशन करवाओ, असाइलेशन करवाओ, उसके बाद मेरी डीसैचुरेशन करवाओ। पहले तो इसकी असाइलेशन करवाएं। असाइलेशन में इसमें क्या ऐड करेंगे हम, फैटी असाइल को ए ऐड करेंगे। असाइल को ए हमने इसे दे दिया और ये को ए, और यहाँ पे हमने आगे क्या बनाना है सीरामाइड। अब सफिंगानीन ने कहा कि मुझे एक तो फैटी असाइल को ए दो और अब यानी मेरी असाइलेशन करवाओ और उसके अलावा मेरी डीसैचुरेशन करवाओ। तो उसके बाद मैं एक कंपाउंड प्रोड्यूस करूँगी कि जिसके वो जो कंपाउंड होगा वो फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप में जाके स्फिंगोमाइलिन दे देगा। अब फैटी असाइल को ए हमने इसे दिया तो हमने को ए को यहाँ से रिमूव करवा दिया कोएंजाइम ए को, और बाकी हमारे पास यहाँ पे FAD आया और 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ से चला गया FADH2। मतलब इस कंपाउंड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुई है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए। अब यहाँ क्या एक तो असाइलेशन हुई है, उसके अलावा डीसैचुरेशन भी हुई है। डीसैचुरेशन में 2 हाइड्रोजन निकल गए और सीरामाइड बन गया। अब सीरामाइड जो है स्फिंगोमाइलिन का प्रिकर्सर है। अब सीरामाइड ने कहा कि मुझे फॉस्फोराइल कोलिन चाहिए जिससे मैं आगे जाके स्फिंगोमाइलिन बनाऊंगा। अब ये इसने हमने आगे देख लिया कि ये हमें आगे चाहिए स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन बनाने के लिए इसने मांगा है फॉस्फोराइल कोलिन। फॉस्फोराइल कोलिन कौन देने आएगा, वो आएगा फॉस्फोटाइडल कोलिन। फॉस्फोटाइडल कोलिन आया, उसने कहा कि मैं फॉस्फोराइल कोलिन दूंगा तुम्हें, और यहाँ पे आके ये वापस फॉस्फोराइल कोलिन दे के चला गया और बाकी इसका बचा डाई असाइल ग्लिसरॉल। ये यहाँ पे आके एक काम करवाता गया कि हमें स्फिंगोमाइलिन बनवा गया। अब इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। इसका जो सबस्ट्रेट है वो है पामीटाइल को ए और सीरीन। पामीटाइल को ए और सीरीन की कंडेंसेशन हुई और सीरीन में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। और इस रिएक्शन में जो कोएंजाइम यूज है वो है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, और को ए यहाँ पे जो आया था वो यहाँ से रिमूव करवा दिया। बाकी NADPH बेस रिडक्शन भी हुई है। आगे जो कंपाउंड बना वो बना स्फिंगानीन। स्फिंगानीन ने कहा मेरी असाइलेशन करवाओ, इसकी असाइलेशन करवाई है तो उसके बाद हमारे पास बन गया सीरामाइड।
सीरामाइड ने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे एक फॉस्फोराइल कोलिन, ये हमने इसे क्या चीज़ दी है, फॉस्फोराइल कोलिन हमने, इसने क्या, फॉस्फोराइल कोलिन दो तो मैं स्फिंगोमाइलिन बना दूंगा। अब उसके लिए हमने फॉस्फाटाइडल कोलिन को बुलाया, फॉस्फाटाइडल कोलिन ने फॉस्फोराइल कोलिन इसे दी है और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए चला गया। अब हमारे पास स्फिंगोमाइलिन बन गया। अब ये हो गई हमारी फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में इसकी डिग्रेडेशन देखेंगे। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।